हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से। तो आज हम करेंगे हमारा बोनस एक्ट का पार्ट 2। इससे एक दिन पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे और अब ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आज ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। As per the Act, what is the minimum number of days an employee must have worked in an establishment to be eligible for bonus? अगर किसी को कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसको बोनस मिलना चाहिए तो वो कंपनी में एटलीस्ट मिनिमम कितने दिन उसको काम करना चाहिए। ऑप्शन है 240 डेज वर्किंग डे, 240 वर्किंग डे, 30 वर्किंग डे, 120 और 360। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्किंग डेज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन व्हाट ग्राउंड एन एम्प्लॉय विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम गेटिंग बोनस। किस रीजन के वजह से एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलता। ऑप्शन है फ्रॉड, ऑप्शन बी राइटस और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमाइसिस, जब वो कंपनी के अंदर है तो उसका झगड़ा करना या गंदा बिहेवियर, थेफ्ट चोरी करना, मिस एप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को लॉस डैमेज करना है, लॉस पहुंचाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, allocable surplus for banking company under the provision of the payment of bonus act 1965 मीन। यहाँ पे इस एक्ट में पूछा गया है कि एलोकेबल सरप्लस का मीनिंग क्या है इन द टर्म ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग में कितना एलोकेबल सरप्लस मिलता है। ऑप्शन देखते हैं हम, 67% of the available surplus in accounting year, option B 60% of the available surplus in an accounting year, ऑप्शन सी 66% या ऑप्शन डी 66% फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन सी में अकाउंटिंग ईयर है और ऑप्शन डी में फाइनेंशियल ईयर है। ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं तो इसका आंसर आप ध्यान से दो अगर आपको आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 67% होता है बैंकिंग में, और अदर में कितना होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। Excess allocable surplus remain after paying the maximum bonus of 20% of the base or salary of the employee should be carried forward the next following year for utilizing the payment of bonus in case of the shortage of allocable surplus or losses. This is called, ये कहा जाता है कि सपोज आपने फर्स्ट एक ईयर में प्रॉफिट बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया और आपका एक्सेस अमाउंट बच गया। ठीक है, अब आपको वही एक्सेस अमाउंट नेक्स्ट ईयर लेके जाना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका क्या हुआ, लॉस हो गया है या आपके पास एलोकेबल सरप्लस का शॉर्टेज है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे सेट ऑन कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ कहते हैं या फिर सेट ऑफ। बी और डी ऑप्शन एक जैसे ही है तो ऑप्शन ए बी सी ही आप कंसीडर करो। ठीक है, 29 का आंसर है, इसे कहते हैं सेट ऑन। इसका आंसर है सेट ऑन। ठीक है, अगर आपने इसे बोनस डिस्ट्रीब्यूट करा और आपका बोनस बच गया, फिर आप उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और आपका लॉस वगैरह हो जाता है तो और एलोकेबल सरप्लस शॉर्टेज हो जाता है तो इसमें आप उसे सेट ऑन कह सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। When there are no profit or amount falls short or deficiency payment of minimum bonus to employee, such deficiency amount should be adjusted to the current year from the set on amount which was carried forward in case of allocable surplus in the previous year। देखो अभी जो मैंने बताया था कि हम अपना हमारा जो अमाउंट बचता है वो नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, वो तो कहलाता है सेट ऑन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपकी
आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है और अमाउंट फॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, डेफिशिएंसी हो गई है पेमेंट ऑफ बोनस करने के लिए, तो जो आपने अकाउंटिंग ईयर का सेट ऑन अमाउंट किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है एक्सेस सरप्लस प्रीवियस ईयर का, वो क्या कहलाता है, मतलब वो करंट ईयर में अब क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, तो वो कहलाएगा सेट ऑफ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेट ऑफ। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31। द पेमेंट ऑफ बोनस शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको जो बोनस मिलता है वो अकाउंटिंग ईयर के कितने महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मंथ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द contravention of the provision of the act or rule may attract the punishment of। अगर बोनस एक्ट में किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्राविशन होता है, कोई भी उल्लंघन होता है, तो उसमें पेनल्टी क्या है, ये पेनल्टी पूछ रहा है। पेनल्टी आप सभी क्वेश्चंस की याद करना, सभी एक्ट्स की याद करना, क्योंकि हो सकता है इस बार रेलवे के एग्जाम में पेनल्टी और सेक्शन ज़्यादा आए। ठीक है, तो इसमें हम आंसर देखते हैं। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ और फाइन 500, 3 महीने तक की जेल और 500 रुपये या दोनों। ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 मंथ, 2 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये का फाइन या दोनों। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट या फाइन 10,000 या फिर दोनों। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1,000। देखो ऑप्शन सी और डी मिलते जुलते हैं, तो ध्यान से आंसर देना, क्योंकि बी सी डी में क्या है 1,000, 10,000, 1,000। कई बार एग्जाम में होता है कि हम गलती से 1,000 को 10,000 पढ़ लेते हैं, 10,000 को 1,000 पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ना नहीं आता, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है ना कि कई बार हम गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई कॉन्ट्राविशन होता है प्रोविजन का तो 6 मंथ की पनिशमेंट है, फाइन है 10,000 रुपए या फिर बोथ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द सीलिंग ऑन वेज और सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। जब हम बोनस एक्ट में कैलकुलेशन करते हैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट वेज लिमिट। वेज लिमिट देखो अलग है, वेज सीलिंग, वेज लिमिट अलग है कि कितनी वेज लिमिट होती है बोनस एक्ट में। ठीक है, वेज लिमिट तो अलग है, वो वेज लिमिट आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैंने पूछा है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इनमें से वेज सीलिंग कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7,000। अभी इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कैलकुलेशन का मैंने डाला था, मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगी, ये कैलकुलेशन का आ गया। और ये आप अच्छे से समझ लेना, हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाए। एन एम्प्लॉय एंगेज्ड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉ वेजेस ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ। एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी में काम करता है इंडस्ट्री में, उसको 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस, उसका बोनस अमाउंट क्या होगा इफ इट इज पेड ऑफ द रेट ऑफ 9%। अगर 8, वैसे तो 8.33% देते हैं एम्प्लॉयर, लेकिन यहाँ पे 8.33% ना देके 9% दे रहे हैं। मिनिमम तो 8.33 देते हैं और मैक्सिमम वो कर सकते हैं 20%। तो यहाँ पर जो ये एम्प्लॉयर बोनस दे रहा है वो 9% दे रहा है और उसकी सैलरी है 20,000। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मैं इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ। देखो इसकी कैलकुलेशन होगी 7,000 के अकॉर्डिंग। हम लेंगे 7,000, 20,000 नहीं लेंगे हम। ठीक है, 20,000 नहीं लेंगे हम, 7,000 लेंगे। इनटू हमारे कितना परसेंट है, 9% है। कितने कितने साल का है, कितने मंथ का है, 12 मंथ का, तो 12। ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ से रब कर देती हूँ।
यहाँ पे हम लेंगे 12, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 9 सत्ते 72, 7200, 12 सत्ते 72, ठीक है। तो आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर ए 7560। आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर है ये। हमने यहाँ पे 7,000 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सैलरी 21,000 से कम है। अगर सैलरी यहाँ पे 21,000 होती ना तो हम यहाँ पे 21,000 ले लेते, ठीक है। लेकिन सैलरी तो हमारी 21,000 से कम है तो हम यहाँ पे 7,000 लेंगे। और रेट परसेंट ये दिया हुआ है तो 9/100, और 12 महीने का निकलेगा तो गुना 12, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। The employer has to submit an annual return of bonus paid to employees during the year. जब भी कोई एम्प्लॉयर बोनस डिस्ट्रीब्यूट करता है ना तो इसका एक एनुअल रिटर्न जाता है, वो जाता है फॉर्म नंबर डी में। ये बेयर एक्ट में नहीं बताया है, ये मैं जब बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता था हमारी कंपनी में तो उसके बाद जो फॉर्म सबमिट होते थे मैंने उससे निकाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। वो जाता है इंस्पेक्टर को विद इन द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट पेमेंट ऑफ बोनस। तो उसमें टाइम लिमिट क्या होती है कि कितने दिन में देना पड़ता है हमें। जैसे आज हमारा बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसको एनुअल रिटर्न देना है, ठीक है, एनुअल रिटर्न देना है, एनुअल रिटर्न देना है, उसने फॉर्म डी फिल कर दिया तो इंस्पेक्टर को कितने दिन में देना होगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बताओ, अदरवाइज इसका आंसर है विद इन 30 डेज, यानी कि विद इन 1 मंथ आपको इंस्पेक्टर को एनुअल रिटर्न का फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। इसमें देखो मैंने ये सेक्शन डाले हैं, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस का सेक्शन क्या है, इंस्पेक्टर का क्या है, पेनल्टी का क्या है, डेफिनेशन का क्या है। तो देखो डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में आती है, ये तो सही है ना, ये तो सबको ही पता है। तो फोर्थ का तो बी हो गई, तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन सी और डी को अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, अब बचता है आपका ए और बी। अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस किस में आता है, सेक्शन 28, 30 या फिर 27। तो ये आपका आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आता है सेक्शन 30 में। पहले का हो गया हमारा सी, पहले का हो गया हमारा सी, और चौथे का हो गया हमारा बी, फोर्थ का हमारा हो गया बी। आप ऐसे लिख लो, पहले का सी, देखो पहले का सी, फोर्थ का बी, पहले का सी, फोर्थ का बी, ऑप्शन ये बन रहा है हमारा। एंड इंस्पेक्टर का होता है सेक्शन 27 और पेनल्टी का होता है सेक्शन 28, ठीक है। चलो तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मैम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप ये देख लेना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एनी अमाउंट व वे ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस इज डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स में कोई अमाउंट डिडक्ट करते हैं तो जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेशन कैसे होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है या नहीं किया जाता। तो डेफिनेटली लेस किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सेक्शन 25 बोनस एक्ट का सेक्शन 25 किस में डील करता है, रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने बोनस नहीं दिया उसकी रिकवरी करेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर नॉट बीइंग कॉर्पोरेशन और कंपनी, या फिर एम्प्लॉयर का अकाउंट्स के ऑडिट करेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, बोनस की एलिजिबिलिटी में आता है सेक्शन 25। सेट ऑन और सेट ऑफ में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट ऑफ एन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर नॉट बीइंग कॉर्पोरेशन और कंपनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी के
आपको सेक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, under the payment of bonus act, the gross profit derived by an employer from an establishment in respect of any accounting year shall be computed। ये कह रहा है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कैलकुलेशन होता है, वो बैंकिंग कंपनी में कौन सा शेड्यूल आता है और अदर कंपनी में कौन सा शेड्यूल आता है, ये शेड्यूल पूछ रहा है हमसे। तो इसका आंसर मैं आपको ये ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी है ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगर बैंकिंग कंपनी है ना तो शेड्यूल 1 में आएगी, और अदर कंपनी है, अदर केस है, तो शेड्यूल 2 में आएगी। आपको याद रखना है, बैंकिंग शेड्यूल 1 में और अदर शेड्यूल 2 में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। Which section of the payment of bonus act deal with time limit for payment of bonus? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो टाइम लिमिट से डील करता है पेमेंट ऑफ बोनस का? सेक्शन 17, 14, 15 में फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो आपको मेंशन करना है कि मैंने क्या क्या बताए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 19 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, ये टाइम लिमिट से बताता है। सेक्शन 19 की कितनी टाइम लिमिट होगी हमारे बोनस की, ये डिफाइन करता है। सेक्शन 17, 14, 15 और सेक्शन 17 आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, आपके सेक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सेक्शन 12, सेक्शन 12 किस में डील करता है? देखो, मैं सेक्शंस भी करवाती जा रही हूँ आपको साथ के साथ। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बहुत सारे सेक्शन करवाए थे, इसमें भी मैंने करवाए हैं। और आप एक बार सेक्शन रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी तो याद होंगे, याद हो जाएंगे। आप ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का सेक्शन 12 किस में डील करता है? तो ये डील करता है कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉय। कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन किस में डील करता है, ये मैंने पहले बताया था। सम डिडक्शन और टाइम लिमिट का भी मैंने अभी ऊपर ही बताया, जस्ट ऊपर ही, इससे एक क्वेश्चन पहले ही बताया है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है। और कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने लेक्चर 1 में बताया था, वो भी मेंशन करना है। और ऑप्शन नंबर सी का भी आपको सेक्शन मेंशन करना है। ये तीन तीन सेक्शन आपको ऊपर मेंशन करने हैं और 3 सेक्शन यहाँ मेंशन करने हैं। 6 सेक्शन ये याद हो गए, 2 क्वेश्चन से हो गए, तो टोटल 8 सेक्शन तो आपको 2 क्वेश्चन से याद हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या है। द मिनिमम बोनस अर्न बाय एन एम्प्लॉय इन अकाउंटिंग ईयर। एक एम्प्लॉय मिनिमम बोनस अकाउंटिंग ईयर में अर्न करता है, ठीक है, सैलरी परसेंट ऑफ द सैलरी और विच एवर इज हाई। तो ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, मेरे को अच्छी तरह याद है मैंने किस क्वेश्चन में क्या करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मिनिमम होता है हमारा 8.33% और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर, ये इसका मैंने आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, उसमें किसी और तरीके से पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एज पर द प्रोविजन of the payment of bonus act, in case of establishment the principle of set on and set off shall not apply during the first। जब हम कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, कोई एम्प्लॉयर खोलता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट ईयर में ही उसे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके लिए उसको कम से कम कुछ तो टाइम चाहिए ना। तो बोनस का प्रोविजन उस पर कब तक एप्लीकेबल नहीं होता, गवर्नमेंट कब तक उसको मतलब रियायत देती है, छूट देती है कि चलो आप काम करो, जब आपका प्रॉफिट हो आप बोनस दे देना। लेकिन कितने टाइम तक देती है, ये वही टाइम पूछा है, 7 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो ये देती है आपको 5 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 5 ईयर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 44, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे क्विज करवाए थे मैंने परसों, तकरीबन थे 20-25 क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेबर लॉ के मिक्स थे। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। लिंक देखो ये रहा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। लिंक ये रहा, स्टडी एंड लर्न पॉइंट, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना क्विज वगैरह के लिए। बोनस शैल बी पेड विद इन ए ईयर विद इन ए पीरियड ऑफ डैश मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ काउंटिंग ईयर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वेयर एनी बोनस ड्यू फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अगर किसी एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय का बोनस ड्यू रह जाता है, द एम्प्लॉय में मेक एन एप्लीकेशन। एम्प्लॉय कितने दिन में एप्लीकेशन दे सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिकवरी ऑफ बोनस के लिए कि मुझे मेरा बोनस चाहिए? 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। इसका आंसर है विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ तक वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, why which of the amending act was the wage threshold for determining the eligibility of employee was revised from 10,000 to 20,000। 10,000 से 21,000 तक की लिमिट हुई है, वो कौन से बोनस अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, कौन से अमेंडमेंट से हुई थी? पहले 10,000 था कि 10,000 उसकी वेज लिमिट होगी, फिर उसके बाद वो हो गया 21,000। तो ये 21,000 कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015 में हुआ था 21,000। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। While calculating direct tax payable under Section 7 of the Payment of Bonus Act, which of the following should not be considered? जब हम पेमेंट ऑफ बोनस में कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट टैक्स पेबल कितना होगा कितना नहीं होगा, तो उनमें हम क्या नहीं देखते? एग्जम्पशन अंडर आईटी एक्ट, डिडक्शन अंडर आईटी एक्ट, लॉस कैरी फॉरवर्ड या ऑल ऑफ द अबव। अबव 2 बार आ गया, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्लॉयर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी विल बी कैलकुलेटेड एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था जिसमें बैंकिंग का शेड्यूल पूछा था और अदर कंपनी का पूछा था, तो वो मैंने आपको बताया था। इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, इसका आंसर है शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 इज करेक्ट आंसर। बैंकिंग में जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है तो किस शेड्यूल में होता है? शेड्यूल 1 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बोनस शैल बी पेड बाय एम्प्लॉयर इन कैश। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को बोनस कैश में देता है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट हैज बीन डन, एम्प्लॉयर शुड पे बोनस विद इन। मतलब वो ना कोर्ट वगैरह में नहीं गए, आपस में कंपनी में बात कर रहे हैं। कई बार मेरी कंपनी में भी ऐसे होता था कि मतलब क्या देते थे कि हमें कोर्ट वगैरह नहीं जाना, अभी हैंड टू हैंड हमारा सेटल कर दो, तो वो कैश में दिया जाता था बोनस और उसके अगेंस्ट एक वाउचर साइन करवाया जाता था, उस पर एक पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प भी होती थी। देखो ये सब चीज़ें ना कंपनी में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तब पता चलती है, और मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें कितना टाइम लगता है? 2 मंथ लगते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, या नन ऑफ दिस? एम्प्लॉयर कितना टाइम लेता है वो वाला बोनस देने में? तो वो विद इन 1 मंथ बोनस दे देता है अगर कैश में है तो, ठीक है। वाउचर पे ऐसे एक वाउचर होता है, ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह होती है, यहाँ पे एक ऐसे बना होता है, यहाँ पे डेबिट लिखा होता है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस स्टैम्प लग के और एम्प्लॉय के साइन हो जाते हैं, जैसे मेरा नाम है ज्योति, तो ये मैंने साइन कर दिया, तो ये वाउचर हो जाता है कि हमने कैश में बोनस पे किया है, ये प्रूफ है। इसके बाद एम्प्लॉय कोई मतलब केस वगैरह नहीं कर सकता कि मुझे बोनस नहीं दिया, क्योंकि ये एक तरह से प्रूफ होता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम पीरियड दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
पेमेंट ऑफ बोनस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोनस देने के लिए मैक्सिमम पीरियड कितना एक्सटेंड कर सकती है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 2 ईयर। इस अगर एम्प्लॉयर बोनस पे नहीं कर पाता किसी साल तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है, 2 ईयर तक वो बोनस पे कर सकता है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई लेक्चर चाहिए या किसी आपके एमसीक्यू पे लेक्चर चाहिए। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम बाइलिंगुअल बना हुआ पीडीएफ, तो बाइलिंगुअल थोड़ा टफ हो जाता है। मैं हिंदी में आपको समझाती भी तो हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में आपको प्रॉपर हिंदी ही समझाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इतना बियर कर लो। जैसे ये मेरे पास सोर्सेज होंगे कि मैं हिंदी की टाइपिंग वगैरह के लिए भी किसी को अरेंज कर सकूं, देन मैं हिंदी में टाइप करवा दूंगी। अब गूगल से ट्रांसलेट करने में क्या होता है, मैंने करके देखा था, कुछ वर्ड्स गलत हो जाते हैं और फॉर्मेटिंग भी अच्छी नहीं आती, तो वो मेरे को जेन्युइन नहीं लगा। लेकिन अगर फिर भी आप कहोगे कि बाइलिंगुअल लेके आऊँ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से जरूर ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब जैसे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद ही आरआरबी का एग्जाम कभी भी हो जाएगा, तो जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू।